प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, गणित का मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक अवकलन के बारे में आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। उसकी 8-10 वीडियो भी मैंने बनाई। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपको समाकलन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि समाकलन होता क्या है। देखिए, समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है, अर्थात समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखें कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। मित्रों, अपन पूर्व वीडियो में ये बातें पढ़ चुके हैं। तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा। कहने का मतलब, यदि आपको अवकलन के बारे में जानकारी है तो समाकलन के मानक सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मित्रों, समाकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन की टोटल जानकारी आनी चाहिए, त्रिकोणमिति की टोटल जानकारी आनी चाहिए। तो देखिए, अपन डेफिनेशन की बात करें तो समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है, इसलिए समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलज होता है। एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है समाकलन को। और एक और नाम होता है मित्रों पूर्वक। तो समाकलन के दो नाम और हो गए। समाकलन का एक नाम है प्रति अवकलज और एक नाम है पूर्वक। इसके साथ साथ आपको समाकलन का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। समाकलन संकलन शब्द से लिया गया है। संकलन का मतलब योग होता है और योग को इंग्लिश में समीशन कहते हैं। समीशन का पहला वर्ड एस होता है। पहला वर्ड एस होता है और इस एस का विस्तारित रूप, अगर एस का विस्तारित रूप इस तरह से कर दिया जाए तो ये जो प्रतीक होता है मित्रों, ये समाकलन का प्रतीक होता है। तो मैं समझता हूँ आपके माइंड में ये बात सेट हो गई होगी कि समाकलन संकलन शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ योग होता है। इंग्लिश में इसको समीशन कहते हैं। समीशन में पहला वर्ड एस है और एस का विस्तारित रूप दे दिया तो ये समाकलन का प्रतीक हो गया। मित्रों देखिए, यहाँ अवकलन और समाकलन दोनों की तुलना करके देखते हैं। तो देखिए, आपने अवकलन के 8-10 वीडियो पढ़े हैं और उन 8-10 वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई कि जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है, माना कि x के सापेक्ष आप अवकलन करना चाहते हो, तो जिसके सापेक्ष अवकलन करना चाहते हो उसको हमेशा हर में लिखा जाता है। ध्यान रखें, जैसे अपन बोलते हैं कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा? d/dx और साइन एक्स। कहने का मतलब, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं मित्रों, हमेशा उसको नीचे लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। ध्यान दें, देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि अवकलन में जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको हमेशा हर में लिखा जाता है, जबकि समाकलन में जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से इसी बात को मैं दोबारा से समाकलन के रूप में पेश करूं तो देखिए, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो देखिए, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा साइन एक्स, और किसके सापेक्ष अवकलन समाकलन कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स तो ये दिया गया है, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, जैसे एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dx लिखा जाएगा, y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dy लिखा जाएगा, थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो d थीटा लिखा जाएगा, और उसके बाद ये समाकलन का प्रतीक होता ही है। तो देखिए, यहाँ अवकलन और समाकलन की साधारण जानकारी आपको आ जानी चाहिए। तो अवकलन की साधारण जानकारी में कि जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है उसको हमेशा हर में लिखा जाता है, और जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है उसको हमेशा अंश में लिखा जाता है। तो ये साधारण सी जानकारी एक बार पुनः समझें। समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। इसलिए इसको प्रति अवकलज के नाम से भी जाना जाता है।
अथवा पूर्वक के नाम से भी जाना जाता है। केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। इस बात को यदि आप याद रखेंगे तो टोटल फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। केवल आपको अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसके साथ साथ आपको ये लाइन याद रखनी है कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। मित्रों, डेफिनेशन के बाद समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला समाकलन होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरे टाइप का समाकलन होता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल और निश्चित समाकलन का मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। मित्रों, यहाँ समझने का प्रयास करना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जैसा कि नाम से पता है कि अनिश्चित समाकलन में क्राइटेरिया निश्चित नहीं होता। क्राइटेरिया निश्चित नहीं होने का तात्पर्य ये है, माना कि एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अगर समाकलन के प्रतीक पर ना तो नीचे कोई संख्या लिखी हुई हो ना ऊपर संख्या लिखी हुई हो, कहने का मतलब इसका क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर ना तो लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है। तो जिस इंटीग्रेशन साइन के साथ लोअर लिमिट ना हो और अपर लिमिट ना हो वो इंडेफिनेट इंटीग्रल को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब यदि इस साइन पर मैं कोई संख्या लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ π/2 लिख दिया, तो कहने का मतलब ये एरिया बाउंडेड हो गया 0 से π/2 में। कहने का मतलब इसका क्राइटेरिया निश्चित हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, कहने का मतलब इंटीग्रेशन साइन के साथ यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, और यदि इंटीग्रेशन साइन के साथ ना लोअर लिमिट दी गई है ना अपर लिमिट दी गई है तो समझ लेना है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो मित्रों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब जिसका क्राइटेरिया बाउंडेड हो, बंधा हुआ हो, एक निश्चित क्राइटेरिया हो, वो डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित क्राइटेरिया किससे होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट से। और जिसका क्राइटेरिया निश्चित ना हो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। मित्रों, एक बात समझनी है, अनिश्चित समाकलन में एक समाकलन स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। एक समाकलन कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है। मित्रों, कब किया जाता है? दिए गए फलन का समाकलन करते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से समाकलन करेंगे। दिए गए फलन का समाकलन करते हैं। समाकलन जब कंप्लीट हो जाता है तो अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल है, समाकलन कर लिया और साथ साथ इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो समाकलन जब हो जाता है तो उसके साथ +c लिखा जाता है। +c को यहाँ समाकलन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में मित्रों आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको समाकलन करना है, जैसे ही समाकलन हो जाता है +c का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मैं यहाँ 2-3 एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे। पहला एग्जाम्पल लिखा d/dx x² + 3। दूसरा एग्जाम्पल लिखा d/dx x² + 4। थर्ड एग्जाम्पल लिखा d/dx x² + 5। मित्रों, मैंने जब आपको समाकलन की डेफिनेशन बताई तो उस समय एक बात बताई कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन होती है। तो देखिए, पहले मैं इनका अवकलन करूं, क्योंकि आप समझ रहे हो, प्रतीकों से ही समझ गए होंगे कि x² + 3 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, x² + 4 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब अवकलन करना आप पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हो। तो देखिए, इसका अवकलन करें। आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक फलन जिनके मध्य में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह हो तो उनका अलग अलग अवकलन किया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ 2 फलन हैं, एक x² है और एक +3 है। कहने का मतलब x² का अवकलन यदि किया जाएगा तो मित्रों x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आप पहले से जानते हो। तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x
उसके बाद प्लस प्लस का साइन लिख दिया जाएगा। उसके बाद 3 एक कांस्टेंट राशि, आप जानते हो 3 एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो इसलिए 3 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, और 2x में 0 जोड़ा जाएगा तो 2x आएगा। उसके बाद ध्यान दें, जब देखिए x² प्लस 3 का अवकलन 2x आया है मित्रों, मैंने एक बात बताई आपको कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। इसका मतलब समझने का प्रयास करें कि जब x² प्लस 3 का अवकलन 2x है तो 2x का x के सापेक्ष समाकलन ये होना चाहिए। x² प्लस 3 प्रतिलोम संक्रिया का मतलब समझें। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया था कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है, तो cos x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होना चाहिए sin x। तो कहने का मतलब यहां ध्यान दें, x² प्लस 3 का अवकलन 2x है तो 2x का समाकलन क्या होगा x² प्लस 3। यही इस लाइन को प्रदर्शित कर रहा है कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो यहां से लिख दिया जाएगा कि 2x, इसका समाकलन करें 2x dx का समाकलन करें तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 3, क्योंकि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार इसका अवकलन करें, x² प्लस 4 का x के सापेक्ष अवकलन करें तो x² का अवकलन वही 2x, और 4 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है, और 2x में 0 जोड़ें तो 2x आ जाता है। उसके बाद इसका हम समाकलन करें 2x dx का, तो इसका समाकलन क्या आना चाहिए मित्रों x² प्लस 4, तो x² प्लस 4। उसके बाद ध्यान दें, इसका भी अपन अवकलन करें, x² का अवकलन करें तो 2x, और 5 एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट का अवकलन 0, इसलिए 2x, और यहाँ से इसका समाकलन करें 2x dx बराबर आ जाएगा x² प्लस 5। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया कैसे होती है। इन तीनों एग्जाम्पलों से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दें, इंडेफिनेट इंटीग्रल में देखिए जो इंटीग्रल का जो साइन दिया गया है, इस साइन पर ना तो लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, इस पे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है, इस पे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इंडेफिनेट जो इंटीग्रल होता है उसमें ना तो लोअर लिमिट होती है ना अपर लिमिट होती है, लेकिन एक बात आपको यहाँ बात बताई कि यहाँ प्लस सी का उपयोग किया जाएगा यदि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो देखिए अनिश्चित समाकलन में प्लस सी के मान में या कांस्टेंट सी के मान में अनिश्चितता पाई जाती है, और वो आपको इन एग्जाम्पलों से पता लग गया होगा। कैसे कि फलन एक ही है, 2x यहाँ फलन है, 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, जबकि इसका समाकलन x² प्लस 3 आया, इसका समाकलन x² प्लस 4 आया, इसका समाकलन x² प्लस 5 आया। तो आपने देखा यहाँ कांस्टेंटों में अनिश्चितता पाई गई, इसलिए इन कांस्टेंटों को एक रूप में प्रदर्शित करने के लिए कि भाई कभी प्लस 3 लिख रहे हैं हम, कभी प्लस 4 लिख रहे हैं, कभी प्लस 5 लिख रहे हैं, तो इनको एक रूपता में प्रदर्शित करने के लिए इनके स्थान पर प्लस सी का उपयोग कर दिया जाता है। कहने का मतलब x² प्लस सी लिख दिया जाएगा, x² प्लस सी लिख दिया जाएगा, x² प्लस सी लिख दिया जाएगा। तो मित्रों आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक इंटीग्रल कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है और वो कांस्टेंट का नाम है सी। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको किसी क्वेश्चन का इंडेफिनेट इंटीग्रल करना है तो पहले तो इंटीग्रेशन किया जाएगा और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लिखा जाएगा। तो मित्रों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको समाकलन की डेफिनेशन बताई, समाकलन की डेफिनेशन के बाद मैंने समाकलन के प्रकार बताए कि 2 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद आपको यहाँ मानक सूत्र पढ़ेंगे हम, मानक सूत्रों का आपको यहाँ अध्ययन करना है कि समाकलन के मानक सूत्र कौन कौन से हैं। मित्रों मैंने आपको एक बात बता दी कि आपको मानक सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके माइंड में एक थीम सेट होनी है कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। यदि मित्रों आपको अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो समाकलन के फॉर्मूलों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मानक सूत्रों की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले मानक सूत्र की बात करें मित्रों, यहाँ दोनों की तुलना करते हुए मैं बात करूँगा। एक साइड में अवकलन के फॉर्मूले लिखूंगा और एक साइड में समाकलन के फॉर्मूले लिखूंगा। तो देखिए यहाँ
अवकलन की बात कर लें और यहाँ समाकलन की बात कर लें। मित्रों समझने का प्रयास करना, अवकलन के फॉर्मूले आप सब लोगों को आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने पहले पढ़ लिए हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला d/dx sin x, कहने का मतलब sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है, सब लोग जानते हैं। sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x होता है। अब देखिए मैंने एक बात बताई कि समाकलन के मानक सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अवकलन के सूत्र आने चाहिए। अब आपको पता है कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x है, तो cos x का x के सापेक्ष समाकलन sin x होगा। अपने आप फॉर्मूला बनेगा समाकलन का cos x dx बराबर sin x, और आपको पता है कि प्लस सी तो आएगा ही। क्यों आएगा प्लस सी? क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है। तो मित्रों यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि sin x का अवकलन cos x है। उल्टा सोचो, क्यों प्रतिलोम प्रक्रिया, तो cos x का समाकलन sin x होगा, यही तो लिखा है मैंने। उसके बाद देखिए अगले फॉर्मूले की चर्चा करें, d/dx cos x, cos x का अवकलन मित्रों माइनस sin x होता है, सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x। आपको केवल एक कथन याद रखना है कि सब समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है, या समाकलन अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए जब cos x का अवकलन माइनस sin x है, तो देखिए माइनस sin x का समाकलन क्या होगा मित्रों? क्या होगा बताओ? cos x प्लस c। यदि मैं इस माइनस चिन्ह को हटा के इधर कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं है। देखिए कैलकुलेशन में देखें कहीं आ जाता है माइनस x बराबर 2, तो क्या कर देते हैं, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, क्योंकि माइनस का अंश हर से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये इधर चला जाता है। तो इसी तरह से यदि मैं इस माइनस चिन्ह को हटा के यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो ध्यान दें कि cos x का अवकलन माइनस sin x है, तो sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस c होगा। उसके बाद ध्यान दें नंबर 3 की बात करें, d/dx tan x, tan x का x के सापेक्ष अवकलन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, आप सब लोग जानते हैं। अब देखिए समाकलन के फॉर्मूले आपको याद करने ही नहीं है कि समाकलन अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो देखो आप प्रयास करके देखो कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? tan x। तो देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x प्लस c। प्लस सी क्यों लिखा जा रहा है इसका मैं आपको कारण पहले ही बता चुका हूं। इंडेफिनेट इंटीग्रल में ये सारी चीजें लिखनी है आपको। अगली बात करें नंबर 4 फॉर्मूले की बात करें, d/dx cot x। cot x का यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मित्रों होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ फिर माइंड लगाओ कि cot x का अवकलन यदि माइनस cosec स्क्वायर x है तो माइनस cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? cot x। तो यहाँ लिख दिया जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x dx बराबर cot x प्लस c। मित्रों यहाँ समझने का प्रयास करें, इस माइनस को मैं इधर भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस तरह से ये माइनस लिख दिया। अगले फॉर्मूले की बात करें, d/dx sec x, sec x, sec x का x के सापेक्ष अवकलन sec x tan x होता है, sec x tan x, sec x tan x होता है। तो देखिए आगे की बात आपके समझ में आई गई होगी। समाकलन का फॉर्मूला अपने आप क्या बन जाएगा? बताइए क्या बन जाएगा? जब sec x का अवकलन sec x tan x है तो sec x tan x का समाकलन sec x होगा। तो कहने का मतलब sec x tan x का समाकलन होगा
सेक एक्स प्लस सी। अगली चर्चा करते हैं नंबर 6 सूत्र की बात करें तो ये अगला है डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन मित्रों माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो देखिए जब कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा, कोसेक एक्स। तो मित्रों आपको ये प्रक्रिया भली भांति समझ में आ रही होगी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर कोसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद इस माइनस चिन्ह को हटा के मैं इधर लिख सकता हूँ। तो मित्रों अवकलन में हमने साधारण त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़ा, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। इसके बाद हम 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन किया जाएगा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए अगला फॉर्मूला मैं यहाँ डिस्कशन करूँ तो देखिए ये अवकलन लिख देता हूँ मैं यहाँ, अवकलन यहाँ लिख देता हूँ समाकलन, अवकलन और समाकलन। अगले फॉर्मूले की 7वें नंबर के फॉर्मूले की चर्चा करें तो ध्यान दें अगला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स। तो 7वें नंबर का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दें देखिए त्रिकोणमितीय फलन भी 3 तरह के होते हैं मित्रों। एक होता है साधारण त्रिकोणमितीय फलन, साधारण त्रिकोणमितीय फलन ये आपने 6 फॉर्मूले पढ़े। इसके साथ साथ एक होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये इस तरह से होंगे साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद 6 त्रिकोणमितीय फलन हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कोस एक्स हाइपरबोलिक टेन एक्स हाइपरबोलिक कॉट एक्स। तो इस तरह से अपन टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के यहाँ फॉर्मूले जानेंगे। तो देखिए साधारण त्रिकोणमितीय फलनों के फॉर्मूले हमने जान लिए। उसके बाद इनवर्स फलनों की बात कर रहे हैं। आपने इनवर्स फलनों में अवकलन के बारे में अध्ययन किया है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मित्रों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें अगला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी आपने अवकलन में पढ़ लिया है। कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दें जब कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस कंडीशन में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो देखिए ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। मित्रों अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स के लिए ध्यान दें डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि अपन एक बात को जानते हैं कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही आगे की बात करें डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स
कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मित्रों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें, अगला फॉर्मूला है d/dx सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x √x² - 1। मित्रों ये बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये क्यों होता है, ये सारी बातों को अपन डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ केवल एक बात का अध्ययन किया जा रहा है कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है। तो आपको अवकलन के फॉर्मूले तो पहले से ही ज्ञात हैं, पहले से ही जानकारी में हैं। नए फॉर्मूले समाकलन के आ रहे हैं जो अपन एक बात से समझ रहे हैं उस बात को। तो देखिए यहाँ ध्यान दें, 1/x √x² - 1 dx, इसका समाकलन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/x √x² - 1। तो इस कंडीशन में इसका समाकलन क्या हो जाएगा? -1/x √x² - 1 dx बराबर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो मित्रों आपने अवकलन के 12 सूत्रों के साथ साथ आपने समाकलन के भी 12 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से 12 सूत्र? देखिए साधारण त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के फॉर्मूले पढ़े 6, इनवर्स फलनों के भी अवकलन के 6 फॉर्मूले पढ़े। इसके साथ साथ ये टोटल फॉर्मूले 12 हो गए और 12 फॉर्मूले समाकलन के केवल एक वाक्य से आए कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। अब आगे की बात देखें, देखिए आगे के भी फॉर्मूले जाने। आगे के भी सूत्र अपन पढ़ेंगे। देखिए अगला फॉर्मूला है 13 नंबर का जो सूत्र है वो है d/dx e की पावर x। ध्यान दें e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फलन होता है, चरघातांकीय फलन होता है। और गणित में एकमात्र फलन ऐसा है e की पावर x जिसका अवकलन भी e की पावर x होता है और समाकलन भी e की पावर x होता है, क्योंकि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। अपन जानते हैं कि e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन e की पावर x है। तो यहाँ e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन भी क्या होगा? e की पावर x प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें अगला फॉर्मूला d/dx log x। ध्यान दें log x का अवकलन 1/x होता है। मित्रों आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ log का बेस स्मॉल e है। log का बेस स्मॉल e हो तभी उसका अवकलन 1/x होता है। ये अंडरस्टूड बात है कि यदि log के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि उसका बेस e है। यदि बेस e के अलावा कोई log में और कोई बेस आता है तो उसका सबसे पहले आपको ना तो अवकलन करना है ना समाकलन करना है, पहले उसको log बेस e में कन्वर्ट करना है। और इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए log x का अवकलन क्या होता है? 1/x जब बेस क्या हो e 1/x। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ x का मान 0 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 0। x का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि यदि हर में 0 आता है तो वो खतरनाक रूप धारण कर लेता है, उसको नॉट डिफाइंड फॉर्म बना देता है। इसलिए हम हमेशा हर में 0 से बचना है।
क्योंकि इट इज डेंजरियस फॉर्म। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ये खतरनाक फॉर्म है। हर में जीरो नहीं आना चाहिए। यदि हर में जीरो आ गया तो ये फॉर्म को नॉट डिफाइन बना देगा, अपरिभाषित बना देगा। कहने का मतलब इन्फिनिटी आंसर देगा। इसलिए x का मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ x नॉट इक्वल टू जीरो, x का मान जीरो अगर हो गया तो 1/0, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि log x का अवकलन 1/x होता है मित्रों। कब होता है? जब बेस e हो। अगर बेस e लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि बेस e है। e के अलावा कोई और बेस दिया गया हो तो बेस e में बदला जाएगा। अब देखिए, यहाँ ज़्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं है। इन सारी बातों को डिस्कशन में पहले की वीडियो में कर चुका हूँ। उसके बाद ध्यान दें कि जब log x का अवकलन 1/x है तो मित्रों 1/x का समाकलन क्या होगा? log x। तो 1/x dx का समाकलन होगा log x प्लस c। उसके बाद ध्यान दें, अगली बात करें, d/dx x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन होता है n x की पावर n-1, n x की पावर n-1। तो मित्रों समाकलन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1 dx बराबर हो जाएगा x की पावर n प्लस c। इसी तरह से ध्यान दें, d/dx a की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है मित्रों a की पावर x log बेस a। तो बताइए a की पावर x log बेस a का मान क्या हो जाएगा? समाकलन क्या होगा? बराबर हो जाएगा a की पावर x प्लस c। उसके बाद ध्यान दें, अगला जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। देखिए, यदि अब मैं इंटीग्रेशन की चर्चा करूंगा, 2-3 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो आपको स्पेशली याद रखने। 16 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ लिखा है, इनको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया है। तो 16 फॉर्मूले तो इस तरह से आ गए। 17वां फॉर्मूला मैं अलग से लिख रहा हूँ केवल समाकलन वाली सारणी में। ध्यान दें, यदि आपको यहाँ dx दिया गया हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है मित्रों x प्लस c तो आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई। तो कहने का मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया? x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके साथ साथ x की पावर n का इंटीग्रेशन भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी बहुत काम आता है। x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। मित्रों यहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का मान -1 हो गया तो n के स्थान पर -1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हर में 0 से हमें बचना है। क्यों बचना है? कि हर में 0 आते ही वो नॉट डिफाइंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ n नॉट इक्वल टू -1, n का मान यहाँ -1 नहीं होना चाहिए। तो मित्रों आपने समाकलन के मानक सूत्रों का अध्ययन किया। अवकलन के सूत्रों की सहायता से आप इस सारणी को 1 या 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये सारी सिस्टम समाकलन के। तो ध्यान दें, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब इस सारणी को अपने नोटबुक में बनाने के बाद आपको एक बात देखनी है कि समाकलन वाली सारणी में, समाकलन वाले सूत्रों में कौन कौन से सूत्र आ गए और कौन कौन से सूत्र नहीं आए। तो मित्रों जब आपके पास पूरी सारणी एक पेपर पे होगी तो आप तुरंत समझ लेंगे कि इनके फॉर्मूले प्राप्त हो गए और इनके फॉर्मूले प्राप्त नहीं हुए। तो मित्रों जब सारणी का आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो ध्यान से अध्ययन करने पर आपको निम्न बातें प्राप्त होंगी जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना, एक तो 10x का समाकलन इन सारणी में प्राप्त नहीं हुआ मित्रों। 10x का अवकलन तो था
लेकिन 10x का समाकलन का कोई फॉर्मूला प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान से आप एक पेपर पे इस सारणी को बनाएंगे, बनाने के बाद गौर से देखेंगे, गौर से देखने के बाद आपको 2-3 बातें अपने आप निकल के आ जाएंगी और वो 2-3 बातों को मैं आपको गौर से यहाँ समझा रहा हूँ कि इस समाकलन वाली सारणी में 10x का कोई फॉर्मूला नहीं आया। मित्रों cot x का भी कोई फॉर्मूला नहीं आया है। आप देख लें, धीरे धीरे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। sec x का भी फॉर्मूला नहीं आया है और cosec x का भी फॉर्मूला नहीं आया है। कहने का मतलब साधारण त्रिकोणमितीय फलनों में केवल 2 के ही सूत्र प्राप्त हुए हैं समाकलन में। sin x का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है और cos x का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, लेकिन 10x, cot x, sec x और cosec x का फॉर्मूला प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों में ना तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। मित्रों गौर से देख लेना आप समाकलन वाली सारणी में, ना कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ना टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ना कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ना सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है और ना इस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। ओवरऑल इस बात को अपन मैं ये इस तरह से पेश कर दूं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन का समाकलन का मानक सूत्र समाकलन वाली सारणी में। तो ध्यान दें, 4 तो साधारण त्रिकोणमितीय फलन हो गए, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन हो गए जिनके फॉर्मूले हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ आपको log x का फॉर्मूला भी समाकलन में प्राप्त नहीं हुआ है। log x का अवकलन तो था लेकिन log x का समाकलन प्राप्त नहीं हुआ है। तो मित्रों आपके पास 11 फॉर्मूले ऐसे हो गए जिनके फॉर्मूले हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से हैं 11? 4 साधारण त्रिकोणमितीय फलन, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन, 1 log x। तो कुल मिला के 11 फॉर्मूलों के 11 फंक्शनों के हमें समाकलन में मानक सूत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। अब इनका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। तो देखिए, यदि कोई क्वेश्चन आपको समाकलन का दे दिया जाता है तो समाकलन के प्रश्न को हल करने का एक सिस्टम होता है। मित्रों क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो फलन दिया गया है जिसका हमें समाकलन करना है वो देखा जाएगा कि उसमें कोई मानक सूत्र डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है। यदि कोई किसी फलन में अगर समाकलन का मानक सूत्र डायरेक्ट लग रहा है तो आपको समझ लेना है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है और आंसर आ जाएगा। तो मित्रों समझने का प्रयास करना कि समाकलन का यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो समाकलन के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करना है और यदि समाकलन मानक सूत्र से संभव नहीं होता है तो उसको हल करने की 3 विधियां होती हैं। मित्रों सबसे पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। आपको रिदम बनाना है, माइंड में एक सीक्वेंस बनाना है, एक क्रम बनाना है कि दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले अपन मानक सूत्रों से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि क्वेश्चन मानक सूत्र से नहीं होता है तो 3 विधियां काम में लेंगे। सबसे पहली विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि का नाम होता है आंशिक भिन्नों में वियोजित करने की विधि और थर्ड विधि का नाम होता है खंड से समाकलन विधि। तो इस तरह से आपके माइंड में ये सेट करना है। तो मित्रों ध्यान से सुनना है कि जो साधारण त्रिकोणमितीय फलन जो 4 बचे थे जिनके कोई फॉर्मूले हमें प्राप्त नहीं हुए थे, उन चारों त्रिकोणमितीय फलनों का फॉर्मूला मित्रों प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और जैसे जैसे प्रतिस्थापन विधि से उनको हल कर लिया जाएगा तो उससे कोई अंतिम परिणाम प्राप्त होगा और वो अंतिम परिणाम ही फॉर्मूला होगा। तो कहने का मतलब 10x, cot x, sec x, cosec x इन 4 त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे मित्रों। लेकिन प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम विस्तार से जानकारी जुटा पाएंगे तभी आपके बात ये समझ में आएगी। इसके साथ साथ
इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनका समाकलन खंड से समाकलन विधि से करेंगे मित्रों। समझने का प्रयास करना है। साधारण त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का समाकलन खंड से समाकलन विधि से, और एक और रह गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का समाकलन भी खंड से समाकलन विधि से करेंगे। तो मित्रों कल की वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।